हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया है, देन हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया है और फिर हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस किया था। इन सभी की अलग अलग क्लासेस आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर बना दी गई है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है, आप इन क्लास को भी ज़रूर देख लें। इस मैगजीन की प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आपको बता दें कि ये 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है, लेटेस्ट वर्जन है घटना चक्र ई दृष्टि का। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं और अपने एक साल के करंट अफेयर को यहाँ से कवर कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर। तो जितना भी आपका एक साल के अंदर साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको इस सीरीज़ को डेली फॉलो करना है, डेली आपकी क्लासेस आएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी घटनाक्रम को समझेंगे। इनसे रिलेटेड आपका जितना भी करंट अफेयर है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने आज की क्लास में लूना 25 मिशन। तो लूना 25 मिशन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आज इसके बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, लूना 25 रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। तो यहाँ पर आपको पता चला कि लूना 25 क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक चंद्र लैंडर मिशन है और कौन सी कंट्री का है, रूस का है। यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था। तो इसे चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए भेजा गया था और रूस का यह प्रथम चंद्र मिशन था। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 24 नामक चंद्र मिशन को प्रक्षेपित किया गया था, जो सफल रहा था। तो यहाँ पर बताया गया है कि रूस से पहले जब आपका सोवियत संघ हुआ करता था तो इसने भी 1976 में लूना 24 नामक चंद्र मिशन को भेजा था और यह सफल भी रहा था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयुज 2.1B फ्रैगेट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ और याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगुस्लावस्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था। तो आप देख सकते हैं, रूस ने लूना 25 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना चाहता था। हालांकि 20 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लूना 25 का संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट जाने के पश्चात यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। तो ये मिशन रूस का असफल रहा है, जो कि नष्ट हो चुका था। तो आपने यहाँ पर देखा लूना 25 के बारे में, यह रूस का एक चंद्र मिशन था जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना चाहता था और जो कि असफल रहा। तो इस न्यूज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका PSLV C56 या DSR मिशन। चलिए इसे समझते हैं, ये क्या है। देखिए, 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से PSLV C56 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। PSLV C56 के माध्यम से 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ DSR उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। स्पष्ट है कि यह मिशन के तहत कुल 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। तो आप देख सकते हैं, इस सार मिशन के तहत कुल 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपित किए गए सभी 7 उपग्रह सिंगापुर के थे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये 7 उपग्रह कहाँ के थे, सिंगापुर के। यह PSLV की कुल 58वीं तथा कोर अलोन प्रारूप में 17वीं उड़ान थी। PSLV
C56 या DSR ST इंजीनियरिंग सिंगापुर के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DSR इस मिशन के तहत प्रक्षेपित प्रमुख उपग्रह। तो इस मिशन में जो भी प्रमुख उपग्रह हैं यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे सबसे पहले है DSR, ये एक प्रमुख उपग्रह है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस चार्ट को, तो ये इसमें दिया गया है। ये आपके सिंगापुर के 7 उपग्रह थे जिनको प्रक्षेपित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपका LVM-3M4 चंद्रयान 3 चंद्र मिशन। चलिए इसे समझते हैं। 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो बेसिकली ये आपका चंद्रयान 3 मिशन के बारे में है। चंद्रयान 3 के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें यहाँ पर आपको याद करना है। देखिए, तो 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसे LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। तो कौन से यान के माध्यम से? LVM-3M4। इसे आपको यहाँ पर याद रखना है। उल्लेखनीय है कि यह LVM-3 रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान थी। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से किया गया। लिफ्ट ऑफ के समय चंद्रयान 3 का कुल भार 3895 किलोग्राम था। चंद्रयान 2 के लैंडर के वर्ष 2019 में विफल हो जाने के पश्चात भारत चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। ज्ञातव्य है कि अभी तक केवल 3 देश अमेरिका, रूस एवं चीन ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे हैं। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख घटक। सबसे पहला है एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, यानी कि एन इंडिजीनियस प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसके अंदर, दूसरा लैंडर मॉड्यूल है और तीसरा रोवर है। तो ये 3 प्रमुख घटक हैं जिन्हें आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें शामिल लैंडर एवं रोवर चंद्रयान 2 के क्रमशः विक्रम लैंडर एवं प्रज्ञान रोवर के समान ही हैं। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर एवं रोवर में कुछ सुधार भी किए गए हैं। उपयुक्त तीनों घटकों के माध्यम से इसरो का उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों हेतु आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रदर्शन करना है। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर को EPO से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रमा की वृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। तत्पश्चात रोवर सहित लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतारा जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में शेप नामक एक पेलोड संलग्न है जो चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में निम्न 4 पेलोड लगे हुए हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 पेलोड कौन से हैं? एक आपका ये CHASTE चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरा आपका ये देख सकते हैं RAMBHA, तीसरा ILSA और चौथा है LRA। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का ढांचा आयताकार है। इसके अलावा रोवर का कुल भार 26 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 के रोवर में निम्न 2 पेलोड संलग्न हैं। पहला है APXS, दूसरा है LIBS। अगर चंद्रयान 3 मिशन अपने उद्देश्य में सफल रहता है तो भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप से लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन जाएगा। इससे पूर्व अमेरिका, रूस या पूर्व सोवियत संघ एवं चीन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान होगा। तो यहाँ पर हमने चंद्रयान 3 के बारे में जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपका GSLV F12 NVS-1 मिशन। चलिए इस मिशन को समझते हैं। 29 मई 2023 को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से GSLV F12 NVS-1 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।
इस मिशन के तहत GSLV F-12 रॉकेट ने नेविगेशन उपग्रह NVS-1 को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात कक्षोन्नयन प्रक्रियाओं के माध्यम से NVS-1 को उसके निर्धारित भूतुल्यकालिक कक्षा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। NVS-1 द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह है। तो आप देख सकते हैं यह एक नेविगेशन उपग्रह है जिसका वजन 2232 किलोग्राम है। उल्लेखनीय है कि NVS-1 द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रहों की श्रृंखला का पहला उपग्रह है जिन्हें नाविक सेवाएं प्रदान करने हेतु परिकल्पित किया गया है। ज्ञातव्य है कि नाविक इसरो द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। NVS-1 उपग्रह में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी का भी प्रयोग किया गया है। NVS-1 का जीवन काल लगभग 12 वर्ष निर्धारित है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सनी, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बना है, तो ये आपका सनी है। चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका स्थित माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा सनी के 63 नए उपग्रहों की खोज से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सनी सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इस प्रकार सनी के उपग्रहों की संख्या पूर्व के 83 से बढ़कर 146 तक पहुँच गई है। इस प्रकार सनी बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं बृहस्पति के टोटल 95 उपग्रह थे, जबकि शनि के अभी कितने हो गए हैं 146। साथ ही शनि 100 या उससे अधिक उपग्रहों वाला सौरमंडल का पहला ग्रह भी बन गया है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। साथ ही यह गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह, गैनीमीड के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। जो गैनीमीड है आपके सामने, ये किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का उपग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। ताइवान के अकेडमिया सिनिका इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एडवर्ड एस्टन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों के एक दल द्वारा शनि के नए उपग्रहों की खोज की गई है। तो सौरमंडल के उपग्रह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक तरफ आपके ग्रह दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उपग्रहों की संख्या दी गई है। सबसे पहले है शनि, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं अभी 146। दूसरे नंबर पर आपका बृहस्पति है, 95 उपग्रह हैं। देन यूरेनस 27, नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। मंगल के यहाँ पर 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का आपको पता है सिर्फ 1 उपग्रह है। शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, और बोना ग्रह प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने कौन से ग्रह के उपग्रह हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। अभी आपको अच्छे से दिखेगा ESA का जूस मिशन। तो अभी हम इसे समझेंगे डिटेल में कि ये आखिर है क्या। देखिए, 14 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट द्वारा जूस मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस जूस मिशन का कब प्रक्षेपण किया गया है। तो आप देखिए 14 अप्रैल 2023 को फ्रेंच गुयाना स्थित यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जूस मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। यह मिशन लगभग 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात जुलाई 2031 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। तो ये बेसिकली जो जूस मिशन है आपका, ये कहाँ के लिए है? ये बृहस्पति ग्रह के लिए है। ये बृहस्पति पर कब पहुंचेगा? 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात जुलाई 2031 में ये बृहस्पति पर पहुंचेगा। बृहस्पति की कक्षा में परिक्रमण के दौरान ये यूरोपा, गैनीमीड तथा कैलिस्टो के निकट से होकर भी गुजरेगा। अंततः यह मिशन गैनीमीड की कक्षा में प्रविष्ट होकर उसका परिक्रमण करेगा। यहाँ पर आप जूस की फुल फॉर्म देख सकते हैं। आपको काफ़ी अटपटा लग रहा होगा कि ये जूस आखिर है क्या।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जूस की आखिर फुल फॉर्म क्या होती है। तो जूस की फुल फॉर्म है यहाँ पर जुपिटर ICY मून्स एक्सप्लोरर। तो आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस नाम का मतलब क्या है, क्यों इस मिशन को जूस मिशन कहा जा रहा है। देखिए, जूस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। आपको ये भी याद रखना है कि ये मिशन किसका है, तो ये मिशन आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। यह मिशन न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि तक बृहस्पति ग्रह से आंकड़े एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही यह मिशन बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रहों, आपको यहाँ पर बृहस्पति के उपग्रहों के नाम भी याद रखने हैं। देखिए, बृहस्पति के 3 उपग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहला है गैनीमिड। तो गैनीमिड किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। दूसरा है कैलिस्टो, कैलिस्टो भी बृहस्पति का उपग्रह है। तीसरा है यूरोपा, यूरोपा भी आपका बृहस्पति का उपग्रह है। देखिए, अब साथ ही यह मिशन बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रहों गैनीमिड, कैलिस्टो, यूरोपा का विस्तार पूर्वक पर्यवेक्षण करेगा। जूस मिशन का प्राथमिक वैज्ञानिक लक्ष्य गैनीमिड ही है। तो गैनीमिड क्या है, ये बृहस्पति का उपग्रह है। ज्ञातव्य है कि गैनीमिड सौर प्रणाली में स्थित सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमिड। गैनीमिड किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। तो ये थी हमारी पहली न्यूज। दूसरी है आपके सामने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं, भारतीय अंतरिक्ष नीति को। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति भारतीय क्षेत्र या भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी क्षेत्र में संपन्न हुई किसी भी अंतरिक्षीय गतिविधि पर लागू होगी। यह नीति भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी लागू होगी। यह नीति भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस तथा निजी कंपनियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है। यह नीति निजी क्षेत्र द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा। इसके पास देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, निर्देशित करने एवं प्राधिकृत करने का अधिदेश भी होगा। NSIL सरकारी व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं प्लेटफॉर्मों के व्यवसायीकरण हेतु उत्तरदायी होगा। साथ ही यह परियोक्ताओं की अंतरिक्ष आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। नेक्स्ट है आपका इसरो का RLV और LEX मिशन। चलिए इसरो के इस मिशन को भी समझते हैं। 2 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाई जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया है। यह विश्व में पहली बार हुआ जब एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग करने के लिए छोड़ा गया। RLV ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी। मध्य हवा में RLV को छोड़े जाने की क्रिया पूर्णतः स्वायत्त थी। RLV ने तब एकीकृत नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करके स्वायत्त लैंडिंग अभ्यास पूर्ण किया। देखिए, इसके अलावा RLV अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है। इसरो ने मई 2016 में HEX हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट मिशन में RLV-TD के पुनः प्रवेश का प्रदर्शन किया था। एक हाइपरसोनिक सब और ऑर्बिटल वाहन के पुनः प्रवेश से पुनः प्रयोज्य वाहनों को विकसित करने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई थी। RLV-TD में प्रक्षेपण यान एवं वायुयान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका LVM-3 और M3 OneWeb India 2 मिशन।
देखिए 26 मार्च 2023 को इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की लगातार छठी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इसे SDSC SHAR श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। इसके तहत वन वेब ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। LVM-3 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने उपभोक्ता मेसर्स वन वेब UK के लिए संचालित किया गया दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह मिशन था। इस मिशन के तहत LVM-3 कुल 5,805 किलोग्राम वजनी पेलोड को अपने साथ लेकर गया है। ज्ञातव्य है कि वन वेब एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि वन वेब क्या है। वन वेब एक वैश्विक संचार नेटवर्क है। नेक्स्ट है आपका विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरोन 1। टेरोन 1 क्या है? तो टेरोन 1 इस नाम को आपको यहाँ पर याद रखना है। टेरोन 1 विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है। चलिए इसे समझते हैं। 22 मार्च 2023 को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरोन 1 फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के केप कैनवरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है, परंतु यह रॉकेट पृथ्वी की निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में विफल रहा। इस रॉकेट का विकास कैलिफोर्निया स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप रिलेटिविटी स्पेस द्वारा किया गया। यह रॉकेट 110 फीट लंबा 7.5 फीट व्यास वाला 3D प्रिंटेड रॉकेट था। मीथेन से संचालित इस रॉकेट का 85% द्रव्यमान मिश्र धातुओं से 3D प्रिंटेड है। टेरोन 1 लॉन्च की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड संरचना है। नेक्स्ट है आपका मेघा ट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल। चलिए इसे समझते हैं। 7 मार्च 2023 को सेवा मुक्त किए गए मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। इसके बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में इस उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण PSLV C-18 के द्वारा किया गया था। मूलतः इस उपग्रह का जीवन काल 3 वर्ष निर्धारित था, तथापि यह उपग्रह वर्ष 2021 तक उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराता रहा। इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्षीय कचरे को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा है। नेक्स्ट है आपका SSLV D2 EOS 7 मिशन। चलिए इसे समझते हैं। आपको इन मिशन को अच्छे से याद रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। इस मिशन को SSLV D2 EOS 7 मिशन नाम दिया गया था। इस मिशन के तहत SSLV D2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को उनकी अभिष्ट कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है, और ये 3 उपग्रह हैं आपके EOS 07, जानुस 1 और तीसरा है आजादी सैट 2। EOS 7 इसरो द्वारा डिजाइन एवं विकसित एक भू प्रक्षेपण उपग्रह अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। इस उपग्रह का वजन 156.3 किलोग्राम है। जानुस 1 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर स्मार्ट उपग्रह मिशन है। यह अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह है। जानुस 1 10.2 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। जानुस 1 विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। तीसरा है आपका आजादी सैट 2। तो आजादी सैट 2 चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन 8.8 किलोग्राम है। विश्व में यह प्रथम अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित 750 छात्राओं ने साथ मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया था।
सभी महिला अवधारणा के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। तो ये थी आपकी न्यूज़। नेक्स्ट है आपका अमीरात चंद्र मिशन। चलिए अमीरात चंद्र मिशन को समझते हैं। 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित यह पहला अरब मिशन था। इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर पर उतारा जाना था। कुर्सी के आकार के राशिद रोवर का वजन लगभग 10 किलोग्राम है। राशिद रोवर को चंद्रमा की सतह पर एक ऐसे क्षेत्र पर उतारा जाना था जिसका अभी तक भेजे गए किसी भी चंद्र अन्वेषण मिशन द्वारा अध्ययन या अन्वेषण नहीं किया गया था। यह मिशन पूर्णतः 100% अमीराती इंजीनियरों के एक दल द्वारा यूएई में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। इस मिशन हेतु दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किया था। हालांकि लैंडिंग से कुछ समय पूर्व हुकूतो RM-1 लैंडर का संपर्क मिशन नियंत्रण केंद्र से टूट गया और इसके फलस्वरूप यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिशन डियर मून। मिशन डियर मून किसका है और क्या है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए दिसंबर 2022 में युशाकू माइजावा ने पहले नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन के लिए विश्व भर से 10 मशहूर हस्तियों के चयन की घोषणा की। चयनित यात्रियों में एक भारतीय देव जोशी भी शामिल हैं। देखिए डियर मून मिशन शामिल अंतरिक्ष यात्री, तो कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं? अंतरिक्ष यान कमांडर ये हैं आपके युशाकू माइजोवा जो कि जापान के हैं, पेशे से उद्यमी हैं। दूसरे सदस्य हैं स्टीव आओकी अमेरिका से हैं, टिम डोड अमेरिका से हैं, ये यूट्यूबर हैं। और आप देख सकते हैं येमी एडी ये चेक गणराज्य से हैं। देखिए मिशन में शामिल देव डी जोशी भारतीय अभिनेता एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इन्हें भारतीय सुपर हीरो बालवीर का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। डियर मून विश्व का पहला नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन है जिसकी कल्पना और वित्त पोषण जापानी अरबपति युशाकू माइजोवा ने किया है। इस मिशन की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 2018 में की गई थी और इसे वर्ष 2024 में लॉन्च किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के अंतर्गत स्पेस एक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग इस निजी अंतरिक्ष उड़ान के लिए किया जाएगा। मिशन में शामिल सदस्य अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा की कक्षा में उसका परिक्रमण करेंगे। तत्पश्चात यह मिशन वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। इस मिशन के तहत सदस्य चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। देखिए नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री आर्टेमिस सेकंड नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद यह चंद्रमा हेतु पहला मानव युक्त मिशन होगा। 3 अप्रैल 2023 को नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना हैमक कोच और जेरेमी हैंसन। क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में क्रिस्टीना कोच के नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज है। साथ ही वह पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में भी शामिल थी। नेक्स्ट है आपका विक्रम एस, भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझना है। देखिए 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण परिसर से किया गया। मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट के तहत प्रक्षेपित किया गया। देखिए इस रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया है। मिशन प्रारंभ निजी क्षेत्रों द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किसी रॉकेट का यह भारत में से प्रथम प्रक्षेपण था। यह मिशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी इन स्पेस द्वारा प्राधिकृत था।
विक्रम एस रॉकेट को बेहद कम समय में प्रक्षेपण के लिए तैयार करने में इसरो के विभिन्न केंद्रों तथा जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, स्काई रूट टीम तथा इन स्पेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विक्रम एस अपने साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड को लेकर गया, जिसमें एक विदेशी ग्राहक का पेलोड शामिल है। विक्रम एस अपने साथ जिन 3 ग्राहकों के पेलोड ले गया है उनका विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला है स्पेस किड्स इंडिया, दूसरा है एन स्पेस टेक इंडिया आंध्र प्रदेश, तीसरा है बाजूम आर्मेनिया। विक्रम एस द्वारा स्पेस किड्स इंडिया के फनसैट नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। लगभग 2.5 किलोग्राम वजनी फनसैट को भारत, अमेरिका, UAE, मलेशिया, सिंगापुर तथा इंडोनेशिया के 100 से अधिक छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। स्पष्ट है कि फनसैट एक छात्र उपग्रह स्टूडेंट सैटेलाइट है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त विक्रम एस ने एन स्पेस टेक इंडिया के लक्ष्य सैट 2 नामक उपग्रह तथा बाजूम स्पेस रिसर्च लैब के क्यूब सैट को प्रक्षेपित किया है। विक्रम एस भारत का प्रथम निजी प्रमोशन यान, इंडियाज फर्स्ट एवर प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है। इस रॉकेट का विकास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के एक गैर सरकारी संस्थान स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया है। विक्रम एस एकल चरणीय ठोस प्रणोदक चालित उप कक्षीय रॉकेट है। विक्रम रॉकेट श्रृंखला का नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है। विशेष रूप से यह मॉड्यूलर अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों की एक श्रृंखला है जिसे लघु उपग्रह बाजार हेतु डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका LVM-3M2 वन वेब इंडिया 1 मिशन। ये आपको अच्छे से समझना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वन वेब इंडिया 1 मिशन देखिए, GSLV MK3 एक त्रिचरणीय 3 स्टेज प्रक्षेपण यान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV MK3 के नाम में परिवर्तन कर दिया है। अब GSLV MK3 को LVM-3 के नाम से जाना जाएगा। 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से LVM-3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रक्षेपण के तहत कुल 36 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। यह LVM-3 का पहला व्यावसायिक मिशन था। 36 वन वेब उपग्रहों के साथ LVM-3 का यह पहला बहु उपग्रह मिशन था। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में LVM-3 का प्रथम प्रक्षेपण था। लगभग 6 टन वजनी पेलोड के साथ यह किसी भारतीय रॉकेट की पहली उड़ान थी। LVM-3 के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन था। नेक्स्ट है आपका SSLV की प्रथम उड़ान। 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई। इस मिशन के तहत SSLV को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है और ये 2 उपग्रह हैं EOS-2 और दूसरा उपग्रह है आजादी सैट। इस मिशन के तहत दोनों उपग्रहों को भूमध्य रेखा से लगभग 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वृत्ताकार निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना था। हालांकि यह मिशन दोनों उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में असफल रहा। SSLV D1 ने उपग्रहों को वृत्ताकार कक्षा की बजाय दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया और इस प्रकार ये दोनों उपग्रह काम में आने लायक नहीं रह गए। EOS-2 नेक्स्ट है EOS-2 इसरो द्वारा डिजाइन किया गया एक भू प्रक्षेपण अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है। यह उच्च स्थानिक विभेदन क्षमता हाई स्पेटियल रेजोल्यूशन से लैस एक प्रायोगिक ऑप्टिकल सुदूर संवेदन उपग्रह है। माइक्रोसैट श्रृंखला का यह उपग्रह उच्च स्थानिक विभेदन के साथ अवरक्त बैंड में उन्नत प्रकाशिक सुदूर संवेदन प्रचालन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। EOS-2 का वजन लगभग 145 किलोग्राम है। दूसरा है आजादी सैट। आजादी सैट एक 8U क्यूब सैट है जिसका भार लगभग
लगभग 8 किलोग्राम है। भारत की स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने इस नैनो उपग्रह के निर्माण की पहल की है। इसके अंतर्गत 75 अलग अलग नीति भार शामिल हैं जिनमें प्रत्येक का भार लगभग 50 ग्राम है और यह फैमेटो परीक्षण संचालित करने के लिए लक्षित था। तो फ्रेंड देखिए, आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के साथ, जिसमें सबसे पहले न्यूज है आपकी भारत 6G अलायंस। चलिए इसे समझते हैं आखिर ये क्या है। देखिए, भारत 6G अलायंस 3 जुलाई 2023 को दूरसंचार विभाग केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भारत 6G अलायंस के गठन की घोषणा की। भारत 6G अलायंस एक ऐसा सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मंच में कौन कौन शामिल हैं। भारत 6G अलायंस के गठन का उद्देश्य अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक, वायरलेस टेक्नोलॉजी में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत 6G अलायंस का प्राथमिक उद्देश्य प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं से परे 6G की व्यावसायिक एवं सामाजिक जरूरतों को समझना, इन जरूरतों पर आम सहमति को बढ़ावा देना और उच्च प्रभाव वाली मुक्त अनुसंधान एवं विकास पहलों को बढ़ावा देना है। भारत 6G अलायंस का लक्ष्य भारतीय स्टार्टअप्स, कंपनियों तथा विनिर्माण पारितंत्र को एक साथ लाकर एक संघ की स्थापना करना है जो भारत में 6G प्रौद्योगिकियों की डिजाइन, विकास एवं तैनाती को संचालित करेगा। उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग ने 1 नवंबर 2021 को 6G पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया था। इस समूह का उद्देश्य 6G के लिए विजन, मिशन एवं लक्ष्यों का विकास करना है। साथ ही यह भारत में 6G के लिए रोड मैप एवं कार्य योजनाओं का भी विकास करेगा। TIG टेक्नोलॉजी, देखिए TIG 6G का मतलब है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TIG 6G द्वारा पुनः 6 कार्यबलों का गठन किया गया है। इन 6 कार्यबलों की रिपोर्ट के आधार पर TIG 6G द्वारा एक भारत 6G विजन दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2023 में जारी किया गया था। इस विजन दस्तावेज में भारत को वर्ष 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी की डिजाइन, विकास एवं तैनाती में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस विजन दस्तावेज में भारत 6G मिशन को लॉन्च किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। यह मिशन निम्न 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। चरण 1 2023 से 2025 तक के लिए होगा, जो आपका 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। चरण 2 आपका 2025 से 2030 तक के लिए होगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए। उल्लेखनीय है कि 6ठी पीढ़ी की बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी या 6G प्रौद्योगिकी को ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा IMT 2030 नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका भारत 6G अलायंस। अभी दूसरी न्यूज है आपके सामने, सागर संपर्क। चलिए समझते हैं सागर संपर्क क्या है। 12 जुलाई 2023 को सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया। इस प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह प्रणाली भारतीय समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सागर संपर्क एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। उल्लेखनीय है कि DGNSS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। DGNSS की फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो उल्लेखनीय है कि DGNSS एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों में सुधार करती है, जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके अलावा DGNSS अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी
एवं नेविगेशन और लाइट हाउस अथॉरिटी के लिए समुद्री सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सागर संपर्क का प्रमुख उद्देश्य GNSS में पाई गई त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक कर पोजिशनिंग डाटा की सटीकता में सुधार करना है। यह सेवा नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगी और बंदरगाह तथा बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी। इससे पोतों को सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। तो ये थी आपका सागर संपर्क पहल। तीसरी न्यूज है आपके सामने, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज। चलिए इसे समझते हैं। देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची तैयार करने के उद्देश्य से नवंबर 2022 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने मंत्रालय की संयुक्त सचिव नीति की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। डॉक्टर वीना कुमारी डरमल इस समिति की अध्यक्ष थी। इस समिति ने 3 चरणीय आकलन प्रक्रिया के आधार पर 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक सूची तैयार की है। साथ ही समिति ने खान मंत्रालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के सृजन की भी सिफारिश की है। यह केंद्र भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को समय समय पर अपडेट करेगा। साथ ही यह केंद्र समय समय पर महत्वपूर्ण खनिज रणनीति को भी अधिसूचित करेगा। जून 2023 में केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया नामक अपनी तरह की पहली रिपोर्ट जारी की गई है। देश में यह प्रथम अवसर है जब भारत ने रक्षा, कृषि, ऊर्जा, औषधि, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों की एक व्यापक सूची तैयार की है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी ऐरावत। ऐरावत भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर। तो ऐरावत क्या है आपको याद रखना है, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। चलिए इसे समझते हैं अच्छे से, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 21 से 25 मई 2023 के मध्य हैम्बर्ग जर्मनी में ISC हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन संपन्न हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 22 मई 2023 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची 500 सूची जारी की गई। आधिकारिक रूप से यह सूची 1 जून 2023 को प्रकाशित हुई। यह इस सूची का 61वां संस्करण है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है, ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फ्रंटियर। तो आप इसे याद रख सकते हैं। वास्तव में यह विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का HPL हाई परफॉर्मेंस लिनपैक स्कोर 1.194 एक्जा फ्लॉप्स है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है। इसके अलावा फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर HPE हवल्ट पैकर्ड एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर के प्रयोग द्वारा निर्मित है। यह सुपर कंप्यूटर AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस प्रोसेसर से लैस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप टॉप 500 सूची में वर्ल्ड के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर को देख सकते हैं जिनकी लिस्ट जून 2023 में जारी की गई थी। तो आप देख सकते हैं दुनिया का नंबर 1 पर जो सुपर कंप्यूटर है वो है आपका फ्रंटियर। फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। दूसरे नंबर पर आपका फुगाकू है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर ये आपका जापान का है। तीसरे नंबर पर लूमी है। लूमी फिनलैंड का है। चौथे नंबर पर लियोनार्डो है। लियोनार्डो इटली का सुपर कंप्यूटर है। पांचवें नंबर पर समिट है। समिट आपका अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार CDAC पुणे में स्थापित ऐरावत PSAI वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 सूची में इसे समग्र रूप से 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी अधिकतम संसाधन गति 8.50 पेटा फ्लॉप्स है। ऐरावत PSAI सुपर कंप्यूटर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता से लैस है। इस सुपर कंप्यूटर को भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत स्थापित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीति आयोग ने एआई आधारित एक क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना की स्थापना का सुझाव दिया था। इस क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को ऐरावत नाम दिया गया है। CDAC पुणे में स्थापित परम सिद्धि एआई अधिकतम संसाधन गति 4.62 पेटाफ्लॉप्स को टॉप 500 की नवीनतम सूची में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित प्रत्यूष को टॉप 500 की नवीनतम सूची में 169वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित मिहिर सुपर कंप्यूटर को नवीनतम टॉप 500 की सूची में 316वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परम कामरूप क्या है, चलिए समझते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का द्रुततम का मतलब होता है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का नामकरण असम के पहले ज्ञात ऐतिहासिक राजवंश कामरूप के नाम पर किया गया है। इसने पूर्वोत्तर क्षेत्र के द्रुततम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में परम ईशान का स्थान लिया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहाँ पर आप प्रमुख सुपर कंप्यूटर को देख सकते हैं। देखिए ये सुपर कंप्यूटर है, ये संबंधित संस्थान है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर ये IIT गांधीनगर में है। परम पोरुल, परम प्रवेगा, परम गंगा आपका IIT रुड़की में है। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है परम शिवाय आपका IIT BHU में है। परम शक्ति IIT खड़गपुर में है। परम ब्रह्मा ये आपका पुणे में है। इसके अलावा बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। परम सिद्धि CDAC ये आपका पुणे में है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। 9 मई 2023 को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया। तेलंगाना एक स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ ही राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ध्यातव्य है कि इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य एक स्थायी व आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगी। इस फ्रेमवर्क के तहत राज्य द्वारा एक रोबो पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो परीक्षण सुविधाओं, सहकार्य विकल्पों और सह उत्पादन या विनिर्माण विकल्पों से सुसज्जित होगा। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना ने इसके पूर्व 5 फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, जिनमें शामिल है ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क वर्ष 2018, ड्रोन फ्रेमवर्क, AI फ्रेमवर्क, क्लाउड एडॉप्शंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नैनो DAP तरल उर्वरक का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि यह विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक है। उल्लेखनीय है कि इस उर्वरक का अनावरण उर्वरकों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इफ्को ने तरल नैनो यूरिया के पश्चात किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक पेश किया है। इफ्को नैनो DAP तरल उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत अधिसूचित है। यह पौधों की उत्पादकता बढ़ाने का एक प्रभावी उपाय है और इसे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की संकल्पना के अनुरूप विकसित किया गया है। यह पारंपरिक DAP डाई अमोनियम फास्फेट से सस्ता है। नैनो DAP तरल जैविक रूप से प्रयोग के लिए सुरक्षित है और इससे मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण में कमी आएगी। नैनो DAP तरल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत है। ये पौधों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि नैनो DAP तरल अवशेष मुक्त हरित फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। इफ्को ने नैनो DAP उर्वरकों के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल एवं कांडला में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त ओडिशा के पारादीप में भी ऐसी सुविधा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। चलिए देखते हैं। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले डिजिटल विज्ञान पार्क डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में
टेक्नोसिटी परिसर स्पार्क को स्थापित किया जा रहा है। डिजिटल साइंस पार्क परियोजना की परिकल्पना एक बहुविषयक क्लस्टर आधारित इंटरैक्टिव इनोवेशन जोन के रूप में की गई है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य सरकार द्वारा 2 ब्लॉकों में 10 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में डिजिटल साइंस पार्क के स्थापना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। चलिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2030-31 तक है। इस मिशन के तहत 8 वर्षों की अवधि में मध्यवर्ती स्तरीय क्वांटम कंप्यूटरों का विकास किया जाएगा। इन क्वांटम कंप्यूटरों की क्षमता 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स होगी। ये क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे सुपर कंडक्टिंग एवं फोटोनिक प्रौद्योगिकी में विकसित किए जाएंगे। इस मिशन के अंतर्गत भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में भू स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार को सुगम बनाना शामिल है। अन्य देशों के साथ लंबी दूरी के सुरक्षित क्वांटम संचार को भी सुगम बनाया जाएगा। क्वांटम मेमोरी से लैस बहु नोड क्वांटम नेटवर्क का विकास भी इस मिशन के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत 4 विषयगत केंद्रों की स्थापना शामिल है। ये केंद्र देश के शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र निम्न 4 क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। ज्ञातव्य है कि गुजरात में ग्रेटर कर्णावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो यूरेनियम 241 यूरेनियम का नया समस्थानिक। हाल ही में जापान में भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की घोषणा की है। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जापान में भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की घोषणा की है। यूरेनियम का यह नया समस्थानिक पूर्व में अज्ञात था। इस नए समस्थानिक का परमाणु क्रमांक 92 तथा द्रव्यमान संख्या 241 है। यूरेनियम के इस नए समस्थानिक को यूरेनियम 241 नाम दिया गया है। इस समस्थानिक की खोज से संबंधित अध्ययन फिजिकल रिव्यू लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया था। यूरेनियम 241 की खोज जापान स्थित हाई एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि यूरेनियम 241 में प्रोटॉनों की संख्या 92 जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 149 है। वर्ष 1979 के बाद से यह प्रथम अवसर है जब किसी न्यूट्रॉन समृद्ध यूरेनियम समस्थानिक की खोज की गई है। यूरेनियम 241 यूरेनियम का दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। उल्लेखनीय है कि यूरेनियम 238 यूरेनियम का सबसे भारी समस्थानिक है। सभी यूरेनियम समस्थानिकों की तरह यूरेनियम 241 भी रेडियो एक्टिव है और समय के साथ विघटित हो जाता है। सैद्धांतिक गणनाओं के अनुसार यूरेनियम 241 की आर्द्र आयु 40 मिनट अनुमानित है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि समस्थानिक आइसोटॉप्स क्या होता है। ज्ञातव्य है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समस्थानिक किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों समस्थानिक ऐसे तत्व को कहते हैं, देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, अलग अलग होती है, ऐसे तत्व आपके समस्थानिक कहलाते हैं। स्पष्ट है कि किसी दिए गए तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु वे एक दूसरे से न्यूट्रॉनों की संख्या की दृष्टि से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको आइसोटॉप समस्थानिक के बारे में याद रखना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। यह टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला परिसर में
स्थापित किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस टेलीस्कोप को कहां पर स्थापित किया गया है, उत्तराखंड के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में। तो ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है। ज्ञातव्य है कि ARIES भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित एक स्वायत्त संस्थान है। यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस टेलीस्कोप की डिजाइन और निर्माण बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और सेंटर स्पैटियल डी लीज ने किया है। ILMT में भारत में एरीज, बेल्जियम में लीज विश्वविद्यालय और बेल्जियम की रॉयल वेधशाला, पोलैंड में पोन्जोन वेधशाला, उज्बेक विज्ञान अकादमी का उलूग वेग खगोलीय संस्थान और उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, टोरंटो, यार्क और कनाडा का विक्टोरिया विश्वविद्यालय आदि सहयोगी के तौर पर शामिल हैं। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAIR द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 131 देशों के 7,323 शहरों के PM2.5 आंकड़ों पर आधारित है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वार्षिक औसत PM2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश क्रमशः चैड, इराक, पाकिस्तान है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। तो आप देख सकते हैं विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश चैड, इराक और पाकिस्तान हैं, जबकि गुआम इस सूची में 131वें स्थान पर है। इस दृष्टि से भारत 8वें स्थान पर है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार चैड की राजधानी अनजामेना को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है। इसके साथ ही विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को भी बताया गया है। वर्ष 2022 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत एवं 3 पाकिस्तान के हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर, पाकिस्तान है। इस श्रेणी में राजस्थान का भिवाड़ी दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त मध्य एवं दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित शहर तारकेश्वर, पश्चिम बंगाल है। भारत के 4 शहरों ने WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत दिशा निर्दिष्ट PM2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता के स्तर को हासिल किया है, जो निम्नलिखित है। तो आप देख सकते हैं ये भारत के 4 शहर हैं। पहला है पश्चिम बंगाल का तारकेश्वर, दूसरा है असम का डिगबोई, तीसरा है तमिलनाडु का अलादू और चौथा है तमिलनाडु का कटुपल्ली। नेक्स्ट न्यूज है आपकी बंगलुरु मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण। 12 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंगलुरु में MD-15 15% मैथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन बसों का अनावरण किया है। MD-15 ऐसी बसें हैं जो मैथेनॉल 15% और डीजल मिश्रित ईंधन द्वारा संचालित होती हैं। ध्यातव्य है कि इस अवसर पर 100% मैथेनॉल द्वारा संचालित होने वाले ट्रक को भी लॉन्च किया गया है। यह केंद्र सरकार और नीति आयोग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। बंगलुरु महानगर परिवहन निगम, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लीलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर। 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ NTPC के द्वारा किया गया है। परिणाम स्वरूप NTPC ने उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र की 660 मेगावाट की 3 इकाइयों में से पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तरी कर्णपुरा संयंत्र में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिनकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट होगी। इस परियोजना की कल्पना एयर कूल्ड कंडीशनर के साथ की गई है,
जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। इसके माध्यम से एक वर्ष में लगभग 30.5 मिलियन घन मीटर पानी की बचत होगी। इसके साथ ही यह संयंत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों को सस्ती दरों पर विद्युत की आपूर्ति भी करेगा। ध्यातव्य है कि जून 2021 को एनटीपीसी लिमिटेड प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई थी। नेक्स्ट है आपका बैंडिकूट। बैंडिकूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2023 में केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट बैंडिकूट का अनावरण किया। बैंडिकूट को गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। इसके साथ ही केरल मैनहोलों की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। बैंडिकूट का विकास जैन रोबोटिक्स इनोवेशंस लिमिटेड केरल द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि बैंडिकूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 9 को पूरा करता है, जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप एसडीजी लक्ष्य देख सकते हैं। लक्ष्य 3 आपका अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली की बात करता है। लक्ष्य 4 गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करता है। लक्ष्य 6 स्वच्छता एवं साफ पानी। लक्ष्य 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार आधारभूत ढांचा। लक्ष्य 10 असमानता में कमी। लक्ष्य 11 संवहनीय शहर एवं समुदाय। लक्ष्य 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन। लक्ष्य 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं की बात करता है। तो आप यहाँ पर आपको एसडीजी गोल्स को काफी अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है आपका जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज। 9 फरवरी 2023 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लिथियम की यह खोज जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर के इस क्षेत्र में कुल 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित संसाधन हैं। जम्मू एवं कश्मीर में जिस 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन की घोषणा की गई, वह अभी अनुमानित है तथा यह जांच के प्रारंभिक चरण में आता है। इसके अलावा लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में होता है। हृदय के पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों आदि हेतु गैर रिचार्जेबल बैटरियों के निर्माण में भी लिथियम का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लिथियम युक्त खनिज निम्नलिखित हैं। पहला है आपका स्पोडुमीन, दूसरा है पेटालाइट, तीसरा है लैपिडोलाइट, चौथा है एम्बाला एग्नोनाइट। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार चिली में है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश 2022 देख सकते हैं। सबसे टॉप पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर चिली है, तीसरे नंबर पर चीन है। तो आप इन टॉप 3 कंट्री को यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के बारे में आप यहां पर जान सकते हैं। तो भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। संयंत्र की स्थापित क्षमता 270 मेगावाट घंटा है और यह प्रतिदिन क्षमता 10 एम्पायर हाउस क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। तो 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र के नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये थीम आपको यहाँ पर जरूर याद रखनी है। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा की गई। इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनाथ एकमात्र ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्होंने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग किया।
नेक्स्ट है आपका भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। 3 जनवरी 2023 को भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना की शुरुआत गुजरात के सूरत में की गई है। यह परियोजना एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। इस परियोजना में पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने प्रारंभिक तौर पर पीएनजी के साथ हरित हाइड्रोजन के 5% वॉल्यूम मिश्रण के लिए मंजूरी प्रदान की है। मिश्रण स्तर को चरण दर चरण 20% तक बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर हरित हाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुए CO2 उत्सर्जनों को कम करता है। इस उपलब्धि के बाद भारत ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की श्रेणी में आ गया है। भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट होने तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र। 18 अक्टूबर 2022 को भारत में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र पंजाब के संगरूर में स्थित है। इस संयंत्र को जर्मनी स्थित जैव ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी वर्बियो AG द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए के FDI निवेश के साथ स्थापित किया गया है। संयंत्र का वर्तमान उत्पादन लगभग 6 TPD टन प्रतिदिन CBG है। गौरतलब है कि शीघ्र ही यह संयंत्र 10,000 क्यूबिक मीटर के 8 डाइजेस्टरों का उपयोग कर 33 TPD CBG का उत्पादन करने की अधिकतम क्षमता के साथ 300 टन प्रतिदिन धान की पुआल का प्रसंस्करण करेगा। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यह संयंत्र निम्न लागत परिवहन की दिशा में एक स्थायी विकल्प योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6ठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का भी उद्घाटन किया। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम कंपनी भारती एयरटेल है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। देखिए, 5वीं पीढ़ी के बेतार नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, मोबाइल इंटरनेट से कहीं आगे जाकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास पर केंद्रित है। 5G को अत्यधिक तेज, अत्यधिक विश्वसनीय, अत्यधिक निम्न विलंबता पर प्रसारण करने वाली अत्यधिक उच्च सक्षम प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित किया गया है। 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक नया शब्द WWW वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब उभर कर सामने आया है। नेक्स्ट है आपका नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन। 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला एवं फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है। इफ्को नैनो यूरिया नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक क्रांतिकारी कृषि आदान है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। नैनो यूरिया तरल में 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं। पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो स्केल नाइट्रोजन कणों का आकार सूक्ष्म 20 से 50 nm, जबकि पृष्ठ क्षेत्रफल तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल में कणों की संख्या अधिक होती है। नैनो यूरिया उर्वरक के रूप में पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करते हैं, क्योंकि अपने वांछनीय कण आकार, अधिक सतह क्षेत्र और कणों की संख्या के कारण ये पौधों के लिए जैविक रूप से उपलब्ध हैं। नैनो यूरिया लीचिंग एवं गैसीय उत्सर्जन के रूप में कृषि क्षेत्रों से होने वाले पोषक तत्वों के नुकसान को कम करके पारिस्थितिकी पदचिह्न एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को न्यूनतम रखने में सहायक है। उल्लेखनीय है कि 12 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीधाम गुजरात में इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो ये है आपका शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां। तो इनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। आज आपकी साइंस एंड टेक की लास्ट क्लास है, इसमें सबसे पहला करंट अफेयर है आपके सामने, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। आपको इस मिशन को काफी अच्छे से समझना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। ध्यातव्य है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2047 तक हमें एनीमिया का उन्मूलन करना है। इस मिशन को देश के 17 उच्च केंद्रित राज्यों हाई फोकस्ड स्टेट्स के 278 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा और इसका मुख्य ध्येय समग्र आदिवासी और अन्य उच्च प्रबलता वाले क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जनसंख्या पर आधारित स्क्रीनिंग, रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। मिशन के प्रारंभ में 17 राज्यों को प्राथमिकता दी गई है जहां सिकल सेल रोग का अधिक प्रसार है। इन राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं केरल। ज्ञातव्य है कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है। यह माता पिता के जीन्स से संतान को पुश्तैनी तौर पर प्राप्त होता है। इस बीमारी में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से अर्धगोलाकार एवं सख्त हो जाती हैं, जिसे सिकल सेल कहा जाता है। लैटिन भाषा में सिकल का अर्थ हंसिया होता है। यह सिकल सेल धमनियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन व रक्त की कमी होने लगती है। इसलिए इस रोग को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय था वैश्विक सिकल सेल समुदायों का निर्माण एवं उन्हें मजबूत करना, नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग को औपचारिक बनाना तथा अपनी सिकल सेल रोग की स्थिति को जानना। तो ये इस बार की थीम थी जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका बैलीज मलेरिया मुक्त। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आपको याद कर लेना है और समझना है। जून 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बैलीज को मलेरिया मुक्त घोषित किया। 70 वर्षों से अधिक के लगातार प्रयासों के बाद बैलीज मलेरिया का उन्मूलन करने में सफल हुआ है। वर्ष 2019 से बैलीज में मलेरिया का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। बैलीज में मलेरिया का अंतिम मामला दिसंबर 2018 में दर्ज किया गया था। अब तक बैलीज सहित विश्व स्तर पर 42 देशों और एक क्षेत्र को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। बैलीज पिछले 5 वर्षों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला अमेरिकी क्षेत्र का चौथा और मध्य अमेरिका का दूसरा देश बन गया है। ध्यातव्य है कि पराग्वे, अर्जेंटीना और एल सल्वाडोर ने क्रमशः वर्ष 2018, 2019 और 2021 में मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र हासिल किया था। इसके अतिरिक्त बैलीज वर्ष 2023 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला तीसरा देश बना। विदित हो मार्च 2023 में WHO द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो इन 2 कंट्री के नाम भी यहाँ पर आपको याद रखने हैं। बात करते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 और भारत की। 8 दिसंबर 2022 को WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 247 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,19,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। WMR 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत 79% के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी WHO अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क। 20 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोगों, खतरे से लोगों की रक्षा करना है। ज्ञातव्य है कि रोगाणु जीनोमिक्स के तहत विषाणुओं, जीवाणुओं और अन्य रोगजनक जीवों के आनुवांशिक कोड का विश्लेषण किया जाता है। IPSN का सचिवालय
है WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस में स्थित है। यह वैश्विक नेटवर्क कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों के खतरे का तेजी से पता लगाने और उसके प्रसार को रोकने हेतु जानकारी साझा करने में मदद करेगा। यह नेटवर्क जीनोमिक्स विशेषज्ञों और डाटा विश्लेषकों को एक साथ लाएगा। इसके साथ ही रोगाणु जीनोमिक निगरानी प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के माध्यम से IPSN नए रोगाणुओं का तेजी से पता लगाने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट है आपका जीवाणु विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष। 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीवन विज्ञान संबंधी आंकड़ों लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित इस कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर नाम दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित यह कोष फरीदाबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में स्थापित किया गया है, जबकि इसका डाटा डिजास्टर रिकवरी स्थल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भुवनेश्वर में स्थित है। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट का डाटा भंडारण क्षमता है और इसमें ब्रह्मा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा भी है। भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डाटा को संग्रहित करना IBDC के लिए अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। 21 सितंबर 2022 को भारत ने उच्च रक्तचाप के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्रदान किया गया है। इस पहल को 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड द WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। IHCI का द्वितीय चरण जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। उल्लेखनीय है कि IHCI एक 5 वर्षीय पहल है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारों तथा WHO इंडिया की एक संयुक्त पहल है। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने 25/25 नामक लक्ष्य को अंगीकृत किया है। इसके तहत वर्ष 2025 तक गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली अकाल मौतों के मामले में 25% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप के मामलों में 25% तक की कटौती करने का लक्ष्य शामिल है। नेक्स्ट है आपका मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का नया नाम एम पॉक्स, तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है। 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स रोग का नाम बदलकर एम पॉक्स करने की घोषणा की। यह घोषणा इस रोग के नाम से जुड़ी कथित नस्लवादी व कलंकित करने वाली भाषा से उभरी चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में की गई है। अगले 1 वर्ष तक दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। उसके बाद मंकी पॉक्स नाम के प्रयोग पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। वर्तमान में रोगों के नामकरण का उत्तरदायित्व रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और WHO फैमिली ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रिलेटेड क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत WHO का है। ज्ञातव्य है कि किसी रोग के विषाणु के नामकरण का उत्तरदायित्व ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस का है, तो ये चीज भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझना है। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में वर्ष 2025 तक 6 रोग टीबी का उन्मूलन करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता में सहयोग प्रदान करना है। वर्तमान में भारत में तपेदिक नियंत्रण गतिविधियों को राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाता है। पहले इस कार्यक्रम को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2020 को RNTCP का पुनर्नामकरण NTEP के रूप में किया गया है। निक्षय नी का मतलब होता है समाप्त और छह का मतलब होता है टीबी। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत तपेदिक के नियंत्रण के लिए वेब समर्थित मरीज प्रबंधन प्रणाली है। यह डिजिटल पोर्टल टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहायता हेतु एक मंच प्रदान करेगा। बात करते हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 की।
24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का वाराणसी में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 का भी विमोचन किया है। प्रधानमंत्री ने तपेदिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका प्रथम स्वदेशी QHPV टीका। 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के प्रथम स्वदेशी QHPV टीके के वैज्ञानिक पूरण की घोषणा की है। साइंटिफिक कंप्लीशन की घोषणा की गई है। ज्ञातव्य है कि 12 जुलाई 2022 को DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत को प्रथम स्वदेशी QHPV के उत्पादन हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को विपणन अनुमोदन प्रदान किया था। यह टीका महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम हेतु कारगर सिद्ध होगा। इस टीके का नाम सर्वावैक है। इस टीके का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता के परिषद के मध्य साझेदारी का परिणाम है। इस टीके के विकास में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी सहयोग प्रदान किया है। WHO के अनुसार विश्व भर में महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कैंसर के मामलों में सर्वाइकल कैंसर का चौथा स्थान है। सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर के ज्यादातर मामलों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उत्तरदायी है। HPV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV एक छोटा DNA विषाणु है जो त्वचा या श्लेष्मिक कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस किया। आज आपकी साइंस एंड टेक की लास्ट क्लास है और भी काफी सारी क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप एक बार उन क्लास को जरूर देख लेना, वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद था आपका पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड करंट अफेयर, जिसे हमने डिस्कस कर दिया है। एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर आपका आ चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसे भी जरूर देख लें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।